सोचिए, साल है 2026। दुनिया एक ऐसे जंग के मुहाने पर खड़ी है जो सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला है। हम बात कर रहे हैं ईरान युद्ध की। ये बस कोई इलाकाई लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये तो एक तरह का ग्लोबल भूकंप था। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे शांति की उम्मीदें देखते ही देखते आग की लपटों में घिर गईं और दुनिया एक ऐसे नाजुक युद्ध विराम के किनारे पर आ खड़ी हुई जहां से कुछ भी हो सकता था। अब देखिए, इससे पहले कि हम टैंकों, मिसाइलों और जंग की रणनीतियों में उलझें, पहले ये समझते हैं कि इस सब का दुनिया भर के आम लोगों पर क्या असर पड़ा, क्योंकि असर बहुत बड़ा था। सोर्सेज बताते हैं कि ये 1970 के दशक के एनर्जी क्राइसिस के बाद सप्लाई में आए सबसे बड़ी रुकावट थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ पेट्रोल पंप पर मीलों लंबी लाइनें, आसमान छूती कीमतें और एक ग्लोबल इकोनॉमी जो लगभग रुक सी गई थी। तो ठीक है, अब जरा कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक औचक हमले से, एक सरप्राइज अटैक। और ये हुआ भी कब? तब जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि शायद बातचीत से, डिप्लोमेसी से कोई हल निकल आएगा। एक उम्मीद की किरण दिख रही थी। लेकिन फिर आई 28 फरवरी 2026 की तारीख, और उस दिन उन सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। उस दिन जो हुआ वो इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभालने का मौका ही नहीं मिला। सुबह के 9:45 अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक जबरदस्त हवाई हमला शुरू कर दिया। और फिर एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तेहरान पर हुए इन्हीं हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई मारे गए। अब जाहिर है, ईरान का जवाब भी उतना ही तेज और खतरनाक था। कुछ ही घंटों के अंदर उन्होंने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस IV लॉन्च कर दिया और अपने दुश्मनों पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश कर दी। तो सवाल उठता है कि आखिर इतना बड़ा कदम उठाया क्यों गया? देखिए, अमेरिका का तर्क एकदम सीधा था। उन्होंने कहा कि ये एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी, मतलब खतरा होने से पहले ही हमला। उनका कहना था कि वो ईरान के एक बहुत बड़े खतरे को टाल रहे थे। लेकिन दुनिया के ज्यादातर देशों की राय कुछ और थी। उन्होंने इसे एक गैर कानूनी हमला बताया और कहा कि ये ईरान की संप्रभुता का खुला उल्लंघन है। अब ईरान का ये जवाबी हमला, इसने लड़ाई के दायरे को पूरी तरह से बदल दिया। ये जंग अब सिर्फ ईरान, अमेरिका और इजराइल तक सीमित नहीं रही थी। नहीं, इसकी आग पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुकी थी और देखते ही देखते ये एक मल्टी फ्रंट वॉर, यानी कई मोर्चों पर लड़ी जाने वाली जंग बन गई। ईरान ने जो जवाब दिया उसका पैमाना वाकई बहुत बड़ा था। उन्होंने सिर्फ इजरायली शहरों या अमेरिकी मिलिट्री बेस को ही निशाना नहीं बनाया। नहीं, उन्होंने सऊदी अरब और UAE जैसे अमेरिकी सहयोगियों पर भी हमला किया। मतलब साइप्रस में ब्रिटिश बेस से लेकर सऊदी अरामको की तेल रिफाइनरियों तक सब निशाने पर थे। इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि ये लड़ाई अब किसी भी हाल में छोटी मोटी नहीं रहने वाली थी। और जब लड़ाई इतनी फैल जाए तो उसकी मानवीय कीमत भी बहुत भयानक होती है। और वही हुआ। सिर्फ पहले महीने में ईरान में 2000 से ज्यादा जानें गईं। लेबनान में 1500 से ज्यादा लोग मारे गए, जहां हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई और तेज हो गई थी। और तो और अमेरिकी और इजरायली खेमे में भी दर्जनों मौतें हुईं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी की कहानी बताते हैं। मैदान में तो जंग चल ही रही थी, लेकिन इसके साथ साथ एक और जंग लड़ी जा रही थी, और वो थी आर्थिक जंग। इस जंग के झटकों ने दुनिया की अर्थव्यवस्था की नींव तक हिला दी और पूरी दुनिया में एक नया संकट खड़ा कर दिया। और इस पूरे आर्थिक संकट के सेंटर में था एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी समुद्री रास्ता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आप इसे दुनिया की तेल इकोनॉमी की लाइफलाइन समझ सकते हैं। दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल यहीं से पाता है, और अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो समझिए पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई ठप। और ईरान ने ठीक यही किया। अपने ऊपर हुए हमले के जवाब में उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था। तेल और गैस के जहाज जहां के तहां रुक गए और रातों रात पूरी दुनिया एक बड़े फ्यूल क्राइसिस के सामने आ खड़ी हुई। अब इस आर्थिक नुकसान का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, लेकिन ये एक नंबर शायद हमें कुछ बताए। सिर्फ पहले महीने में अरब देशों को 120 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, और ये तो बस एक इलाके का आंकड़ा है। सोचिए पूरी दुनिया पर इसका असर कितना ज्यादा विनाशकारी रहा होगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर दुनिया इस खतरनाक मोड़ पर पहुंची कैसे? इसके लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा और उन घटनाओं को समझना होगा जिन्होंने इस जंग की जमीन तैयार की।
देखिए, जंग से ठीक पहले के महीने बड़े अजीब और विरोधाभासों से भरे थे। एक तरफ दिसंबर 2025 में ईरान में सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुए, जिसके बाद जनवरी में सरकार ने बहुत सख्ती से उसे कुचला। ठीक उसी वक्त अमेरिका उस इलाके में अपनी फौज बढ़ा रहा था। लेकिन, और ये बहुत दिलचस्प है, इन सब के बावजूद पर्दे के पीछे न्यूक्लियर डील पर बातचीत भी चल रही थी। और सबसे हैरान करने वाली बात, जंग शुरू होने से ठीक एक दिन पहले बिचौलियों ने कहा कि एक समझौता बस होने ही वाला है। खैर, कई हफ्तों की भीषण लड़ाई के बाद आखिरकार बंदूकें शांत हुईं। लेकिन ये एक बहुत ही नाजुक शांति थी, और आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता था। भविष्य पहले से कहीं ज्यादा अनिश्चित लग रहा था। 8 अप्रैल 2026 को एक उम्मीद जगी। लड़ने वाले पक्ष यानी अमेरिका, इजराइल और ईरान 2 हफ्ते के एक अस्थायी सीज फायर के लिए राजी हो गए। इसे इस्लामाबाद अकॉर्ड्स का नाम दिया गया। इसने लड़ाई तो रोक दी, लेकिन जो असली मुद्दे थे वो जस के तस बने रहे। तो फिर स्थायी शांति क्यों नहीं हो पा रही थी? वजह थी दोनों पक्षों की अपनी अपनी शर्तें। ईरान चाहता था कि एक परमानेंट सीज फायर हो, सारे प्रतिबंध हटाए जाएं और देश को फिर से बनाने में मदद मिले। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान की इन मांगों को अतिवादी और नाकाफी बताकर खारिज कर दिया, और यहीं पर आकर बात अटक गई। एक डिप्लोमेटिक डेडलॉक जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक रखी थी। और ये हमें आखिरी सवाल पर ले आता है। जब बातचीत रुकी हुई है और दोनों ही तरफ से अब भी धमकियां दी जा रही हैं, तो क्या ये नाजुक सी शांति सच में टिक पाएगी? और इस सवाल का जवाब शायद इस बयान में छिपा है। सीज फायर से ठीक 2 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास ईरान के हर पुल को तबाह करने और हर पावर प्लांट को ठप कर देने का प्लान है। ये एक तरह से इस नाजुक शांति पर लटकती तलवार थी, एक साफ चेतावनी कि अगर बातचीत नाकाम हुई तो जंग और भी ज्यादा भयानक रूप लेकर वापस आ सकती है। और इसी अनिश्चितता के साथ ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।